नमस्कार, मैं मनोज सुराजी और आप देख रहे हैं मिनी संसद। पेंशनर्स लगातार आपकी तरफ से मांग आ रही है, फोन भी आ रहे हैं कि मनोज पेंशनर के लिए कोई वीडियो बनाओ, पेंशन पर कोई वीडियो बनाओ। ईपीएस 95 पेंशन का मुद्दा क्या आपने छोड़ दिया? बहुत सारे ऐसे सवाल उठ रहे हैं और बहुत दिनों से मेरी वीडियो पेंशनर के लिए नहीं आई है, तो इसका क्या कारण था, इस विषय पे डिस्कस करेंगे और आगे की प्लानिंग क्या है इस विषय पे डिस्कस करेंगे। देखिए, ये वीडियो इस मायने में है कि अब बहुत कोशिश कर ली, बहुत सारे प्रयत्न कर लिए, उन सब चीज़ों की हम बात करेंगे, हमने क्या क्या कर लिया और आखिर पेंशन में इजाफा क्यों नहीं हो पा रहा है। सुबह भी खबर आती है, शाम को भी खबर आती है, दोपहर को खबर आती है, बार बार खबर आती है, इधर से खबर आती है, उधर से खबर आती है, ऊपर से खबर आती है, नीचे से खबर आती है। यूट्यूब पटा हुआ है कि घंटे भर में पेंशन, 3 घंटे में पेंशन, 5 घंटे में पेंशन, 7 घंटे में पेंशन, सुबह मिल जाएगी पेंशन, शाम को मिल जाएगी पेंशन, लेकिन पेंशन है कि बढ़ती नहीं। बुजुर्ग बार बार वीडियो देखकर परेशान हो गए हैं, मुझे फ़ोन कर रहे हैं क्योंकि मेरी वीडियो कुछ अलग हटकर आती थी और मैं चाहता हूं कि कुछ वीडियो अलग ही रहे। लगातार मैं इस विषय पे बात तो कर ही रहा था, लेकिन आज इस विषय पे जरा और गहराई से बात करूंगा और बेसिकली बात यह होगी कि पेंशनर का दुश्मन कौन, इस विषय पे बात होगी। क्योंकि जब तक हम अपने दुश्मन को नहीं पहचानेंगे तब तक हम कैसे पता करेंगे कि भाई पेंशनर का दुश्मन कौन। तो 3 वीडियो के मायने 3 चीजों में आज वीडियो को मैं समेट कर रखूंगा। पहला तो ये कि हमारे क्या क्या प्रयास रहे और उनसे क्या क्या हमें अब तक मिला। पेंशनर हमारे बहुत सारे प्रयास रहे हैं और उनसे क्या हमें कुछ अचीव हुआ, अगर नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, क्या वो प्रयास गलत थे, इस विषय पे चर्चा रहेगी। दूसरा, इस विषय पे चर्चा रहेगी कि पेंशनर का दुश्मन आखिर कौन है। और तीसरा, आत्ममंथन की बात होगी कि अब हम आगे का रास्ता कैसे लें। तो इन 3 विषयों पर बात होगी और गहराई से बात होगी। और मुझे लगता है कि ये वीडियो बनाना इसलिए भी जरूरी है कि 2025 जा रहा है, 2026 आ रहा है, तो कम से कम जो लोग मुझे देखते हैं उनके साथ रूबरू हो लूं। और मैं तो आपको इस वर्ष की शुभकामनाएं, ये तो चला गया, इसमें तो कोई शुभ संदेश नहीं आया, लेकिन मैं चाहता हूं कि 2026 में मेरी शुभकामनाएं हैं, मेरी इच्छा है कि आपको खुशखबरी मिले, 2026 में आपको खुशखबरी मिले। एक तो मैं ये चाहता हूं और दूसरा, पेंशनर का दुश्मन कौन है, इस विषय पे भी हम लोग डिस्कस कर लें। तो चलिए विधिवत शुरू करते हैं। देखिए, जंतर मंतर पे पीछे से बहुत शोरगुल आ रहा होगा, आवाजें गूंज रही हैं। कोई लव जिहाद के विषय में बात कर रहा है, कोई दलित प्रतिगणन के विषय में बात कर रहा है, कोई सेंगर के विषय में बात कर रहा है, कोई बांग्लादेश के विषय में बात कर रहा है। बहुत ज्वलन मुद्दे हैं और सीधा सीधा सरोकार रखते हैं, लेकिन इन सब के बीच में मैं अकेला बैठा हुआ हूं जो पेंशनर की बात कर रहा हूं और मैं बुजुर्गों की बात कर रहा हूं। क्योंकि हमें तो ये सिखाया गया कि सबसे पहले अपने बुजुर्गों का सम्मान करो, और अगर बुजुर्ग खुश हैं तो पूरा देश खुश है, क्योंकि वो हमारे माता पिता हैं, हमारे बड़े हैं, हमें जन्म देने वाले हैं, हमारा पालन पोषण करने वाले हैं, उस देश को बनाने वाले हैं। तो उनके हक और अधिकार सुरक्षित हो जाएं, सबसे पहले उनकी बात करो। इसलिए जंतर मंतर पर खड़े होकर मैं आप लोगों की बात कर रहा हूं। देखिए, हमारा प्रयास कहां से शुरू हुआ था, अब मैं प्रयास की बात कर लेता हूं। हमने क्या क्या प्रयास किए और क्या क्या उसका प्रतिफल आया। सबसे पहले हमने प्रयास किया कि जानने का प्रयास किया कि पेंशनर्स को इतने धरना प्रदर्शन के बाद, 10 साल के बाद, क्यों नहीं उनका हक और अधिकार मिल पा रहा है। तो लगातार हम कोशिश कर ही रहे थे और इस कोशिश करने में हमने देखा कि हमारी बात हो नहीं पा रही है, पेंशनर्स को उनका हक और अधिकार मिल नहीं पा रहा है। इन धरने प्रदर्शनों से एमपीज आ रहे थे, बहुत सारे लोग आ रहे थे, लेकिन उनकी वजह से कुछ भी अभी तक हमें हासिल हुआ नहीं था। और संसद में आवाज उठी, प्रश्न पूछे गए, तो ये सब मुझे लगा कि ये सब नाटक हो रहा है। नाटक इसलिए हो रहा है कि जब किसी चीज से काम नहीं हो रहा, प्रधानमंत्री के पास भी मिल आए, बहुत सारे मंत्रियों से मिले, संसद में बयान हो गए, लेकिन काम नहीं हो रहा, तो मुझे समझ में आ गया कि ये जो भी प्रदर्शन हो रहे हैं ये सब नाटक हो रहे हैं, असल मुद्दा उठ ही नहीं रहा। तो हमने कोशिश की असल मुद्दा उठाने की। तो हमने इस प्रक्रिया में बहुत सारे काम किए। एक हमने काम किया जो सबसे जरूरी काम किया था, पेंशन को जागरूक करके पेंशन को राजनीतिक विकल्प बनाने की तैयारी की। तो राजनीतिक विकल्प बनाने की जब हमने तैयारी की तो हमने कहा पेंशनर के मुद्दे पर चुनाव क्यों ना लड़ा जाए दिल्ली में। तो आप सबको इकट्ठा किया और इकट्ठा करने के बाद नैरेटिव बनाने की कोशिश की, पेंशनर की बात हो। अकेला था, लेकिन हाँ, चौथे 5वें नंबर पर दिल्ली में आया, 20 लोगों के बीच में, बड़ी बड़ी राजनीतिक पार्टियों को पीछे किया, वोट जितने मिले
कम मिले, लेकिन फिर भी उसको एक छोटी सी शुरुआत थी। चुनाव हम लोग हार गए तो हमने कहा अब क्या किया जाए। तो चुनाव के बाद हमने कोशिश की, दूसरा जो हमने कोशिश की, प्रधानमंत्री को पत्र लिखे जाएं। तो हमने 11 लाख की चेतावनी प्रधानमंत्री के नाम की और उनको पत्र लिखा कि हम आपको अपना प्रधानमंत्री नहीं मानते अगर आप हमारे का हक और अधिकार हमारा सुरक्षित नहीं कर रहे हैं। पत्र गए, पूरा पीएमओ हिल गया और खबरें चलने लगी। बड़े बड़े नेता खड़े हो गए कि अब अगले सत्र में पेंशन आ जाएगी। उसके बाद ऐसा हुआ कि बजट सत्र में पेंशन आ जाएगी। ऐसी खबरें उड़ने लगी जिससे कि आपके गुस्से को उस समय उबल रहा था पूरा पेंशनर, और वो जवाब तक नहीं दे रहा था पीएमओ, इतने पत्र पहुंच गए। तो मतलब उसको ठंडा करने के लिए कुछ नेता खड़े हो गए और उन्होंने, मुझे लगता है वही क्या वह दुश्मन है कि वो उन्होंने फिर उन जनता को शांत कर दिया और इधर उधर धरने किए। जब यहाँ चुनाव होता था हरियाणा में तो महाराष्ट्र में धरना होता था, जब महाराष्ट्र में चुनाव होता था तो दिल्ली में धरना होता था, जब दिल्ली में चुनाव होता था तो कहीं और धरना होता था। इस तरह का खेल खेला गया, पेंशनर्स को डाइवर्ट किया गया। उन्होंने सोचा कि इस डाइवर्जन से हम अपने मुद्दे को भटका लेंगे और पेंशनर्स को अपने उसमें लगाए रहेंगे, लेकिन इस मुद्दे से उनको भी नुकसान हुआ। जब उन्होंने धरना प्रदर्शन करने की कोशिश की तो लोगों ने कहा कि तुम हमें बेवकूफ बना रहे हो, इसलिए उनका भी समर्थन खत्म हो गया। जो लोग पेंशनर को मूर्ख बना रहे थे उनसे भी भरोसा उठ गया। कल तक जो जिनको मसीहा मान रहे थे, लीडर मान रहे थे, उनका भी उनसे भी लोगों का भरोसा उठ गया और इसीलिए बार बार धरने कैंसिल हो रहे हैं, क्योंकि संख्या ही नहीं है। पहले 1000, 2000, 3000 लोग इकट्ठे हो जाते थे, अब 200-500 लोगों को भी इकट्ठा करने में नाको चने चबाए जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि लोगों को समझ में आ गया कि ये भी हमें कुछ नहीं दिलाएंगे, ये भी हमारे साथ ऐसे ही कर रहे हैं, खेल खेल रहे हैं। इलेक्शन के बाद हमने सोचा क्यों ना हमने नोटा के जरिए कैंपेन शुरू किया जाए, ये हमारा अलग तरीका था। तो जब हमने नोटा की बात की तो नोटा से कॉल दी हमने। नोटा में आपने देखा होगा, मैंने बहुत सारे आंकड़े दिए कि सडनली नोटा का ग्राफ उठा, लगभग कहीं आधा %, कभी 0.25%, कहीं 1% तक नोटा के ग्राफ में वेरिएशन देखा गया और बहुत सारी हार जीत हुई। तो मुझे इतना तो लगा कि देश में हमें मानने वाले, हमारे विचार को मानने वाले, हमको सुनने वाले लाखों लोग हैं, करीब 6 से 8 लाख लोग हैं, क्योंकि 80 लाख तो पेंशनर ही है, लेकिन उसमें से 8 से 10 लाख लोगों तक हमारी बात पहुंच रही है और हमारी एक आवाज पर वो अपने अपने चुनाव क्षेत्र में जाकर कोशिश कर रहे हैं कि नोटा को वोट दें और जिससे उनका मामला दर्ज हो। लेकिन ये संख्या इतने बड़े देश में नाकाफी है। अगर ये छोटी जगह होती तो शायद हम कामयाब हो जाते। मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको, मणिपुर का। जो आइडिया हमने 11 लाख की चेतावनी पूरे देश में पेंशनर्स के लिए उठाई थी, वही चेतावनी हमने मणिपुर के लिए उठाई थी। मणिपुर में चैलेंज दिया था कि अगर प्रधानमंत्री जी मणिपुर को विजिट नहीं करते हैं और मणिपुर की समस्या का समाधान नहीं करते हैं तो हम पत्र लिख रहे हैं प्रधानमंत्री जी को, फिर हम आपको अपने प्रधानमंत्री से शिकायत करेंगे और पीएमओ को पत्र लिखेंगे। जैसे पेंशनर ने पत्र लिखे वैसे ही मणिपुर वालों ने भी हजारों की संख्या में मणिपुर से पत्र लिखे। मणिपुर की तो 30-40 लाख आबादी है। आप देखो सडनली उसका प्रभाव पड़ा, क्योंकि वो प्रधानमंत्री जी को समझ में आ गया कि उनकी पार्टी का मणिपुर में तिया पांचा हो जाएगा अगर वो मणिपुर में अब उन्होंने शांत नहीं किया, क्योंकि मणिपुर के सब लोग उनको पत्र लिख रहे थे। तो मणिपुर में गए क्योंकि आबादी कम थी, लोग ज्यादा थे मणिपुर में, हमारे समर्थक वोटर, इसलिए मणिपुर में शांति की स्थापना के लिए प्रधानमंत्री ने विजिट की। वो हिल एरिया में भी गए, वो जमीन में गए, तो हमारा वहां आइडिया ओके हो गया। मुझे समझ में आया ये आइडिया फेल क्यों हुआ, पत्र वाला ये आइडिया फेल इसलिए हुआ कि कम से कम 11 करोड़ की चेतावनी होनी चाहिए थी। कम से कम 7 करोड़ जो लोग हैं जो नौकरी कर रहे हैं, 7 से 8 करोड़ ईपीएफ से रजिस्टर्ड हैं, उन सबको हमें साथ लेना था, तभी हम सफल होते। जैसे मणिपुर में हमने जितना बड़े तबके को साथ लिया, छोटी सी जगह में ज्यादा हमारी जनसंख्या थी, इसलिए प्रधानमंत्री जी ने सुन ली। लेकिन इस बार इस जगह पे हम वो काम नहीं कर पाए। बेशक नंबर में हम ज्यादा थे, शायद पेंशनर ने ज्यादा पत्र भेजे होंगे, लेकिन उतने नहीं भेजे जितनी, उस अनुपात में नहीं भेजे जिस अनुपात में देश की जनसंख्या है। देश की जनसंख्या 1.5 अरब है, तो कम से कम 1.5 अरब में अगर 10 लाख लोग भी पत्र भेज देते, 11 लाख भी 11 की तो चेतावनी थी, तो शायद हम सफल हो पाते, या 1 करोड़ लोग पत्र भेज देते तो हम सफल हो पाते, या 20 लाख लोग पत्र भेज देते तो हम सफल होते। लेकिन वो संख्या उतनी नहीं रही, शायद इसी वजह से वो आइडिया हमारा सफल नहीं हुआ। तो पेंशनर का दुश्मन कौन है, ये सवाल का जवाब मैं पहले दे दूं और फिर मैं आगे की बात करूंगा, क्योंकि बहुत बार बात हो रही है कि पेंशनर का दुश्मन कौन है।
क्या ये जो नेता हैं ये पेंशनर के दुश्मन है? क्या ये सरकार है वो पेंशनर की दुश्मन है? क्या ये जो विपक्षी दल हैं ये पेंशनर की दुश्मन है? क्या पेंशनर खुद पेंशनर के दुश्मन है? क्या कौन है आखिर पेंशनर का दुश्मन? क्यों नहीं मिल पा रहा है? छोटे छोटे मुद्दों पे लोग प्रधानमंत्री जी मान जा रहे हैं, छोटी सी बात पर भी निर्णय आ जा रहे हैं, किसी कहीं भी पेंशन बढ़ा दे रहे हैं, किसी को भी दे रहे हैं। बिहार में जीविका दीदी को दे दिया, इधर उधर दे रहे हैं, सिर्फ इनको क्यों नहीं दे रहे हैं? EPS 95 के लोगों को क्यों नहीं दे पा रहे हैं? बहुत गहन अध्ययन किया, बहुत समझ में आया, तो मुझे समझ में नहीं आया पेंशनर का दुश्मन आखिर है कौन। फिर बाद में जब मैंने और अध्ययन किया और जानने की कोशिश की और डिटेल में गए, तो मुझे एक ही चीज दुश्मन पेंशनर का दुश्मन मिली। अगर आप मेरी बात से सहमत हो तो जरूर हाँ कर देना। पेंशनर का दुश्मन है उनका एक ना होना। पेंशनर का दुश्मन है कि 100 लोग लड़ रहे हैं और 1000 लोग अपने आप को ऐसा महसूस करा रहे हैं कि हमारा तो ये काम ही नहीं है। और बहुत सारे लोगों को पेंशनर का मुद्दा पता ही नहीं है। पेंशनर का दुश्मन ये है कि पेंशनर का मुद्दा ही नहीं बन पाया, पेंशन का मुद्दा ही नहीं बन पाया। एक मेरी आवाज है जो इतना बोलती है, कितने लोग पेंशन पे बोलते हैं? अभी 1000 यूट्यूबर मिल जाएंगे जो आपको जो अलग अलग विषयों पे बोलते हैं। जातिवाद पे हजारों मिल जाएंगे, धर्म की एजेंडे पे हजारों यूट्यूबर मिल जाएंगे, लेकिन पेंशन के मुद्दे पे कितने लोग मिलेंगे? जो है वो बेवकूफ बनाने वाले हैं यूट्यूबर, जो सुबह से शाम पेंशन दिलाने वाले, लेकिन सही मायने में उठाने वाले 1, 2, 3 ही लोग होंगे। तो ये संख्या बहुत कम है। पेंशनर हमें सेनापति नहीं मिल रहे हैं, हमें हमारे लीडर नहीं मिल रहे हैं। और तुम लोग लीडर थे पेंशनर, जैसे जामवंत ने याद दिलाया था हनुमान जी को उनकी शक्ति, ऐसे मैं तो कोशिश कर रहा हूं आपको आपकी शक्ति याद दिलाने की। आपने अपना परिवार पाला है, आपने अपना देश के बड़े बड़े कारखाने, कल कारखाने चलाए हैं, आपने जगह जगह लीडरशिप की है। फिर कहाँ गई आपकी लीडरशिप जो नहीं है? ना क्षेत्रीय लीडरशिप है आपकी, ना जो लीडर बने हुए हैं वो सब झूठे हैं, ना राष्ट्रीय लीडरशिप है, ना आपकी राज्य की लीडरशिप है। कहीं आपकी लीडरशिप नहीं है और कहीं आपकी एकजुटता नहीं है। यही आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। 2025 तक जो हुआ सो हुआ। अब हम आगे की बात करते हैं। पेंशनर 2000 देखिए, जब हम किसी साल के अंत में पहुंचते हैं तो आत्मविश्लेषण करना चाहिए। आत्मविश्लेषण करने के लिए हमें कम से कम ये देखना पड़ेगा कि हमारी गलती क्या है, हमारी कमजोरी क्या है। अगर ये हम नहीं पता कर पाएंगे तो आगे हमारी सफलता का राज हमें खुलेगा नहीं। हमें अपनी कमजोरी पता करनी पड़ेगी, अपनी गलतियां देखनी पड़ेंगी, हम कहाँ गलत थे वो देखना पड़ेगा, और फिर सही रास्ता। अगर हम 2026 में सही रास्ता अपनाएंगे तो जरूर हमें सफलता मिलेगी, जरूर हमें खुशखबरी मिलेगी। तो मैं यही कह रहा हूं कि अब पेंशनर के असली दुश्मन यही है, जो मुझे समझ में आता है कि पेंशन का मुद्दा ना बनना। और मुद्दा कैसे बने पेंशन का, इसके लिए बहुत सारे आइडियाज हो सकते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं रेल रोक दो, बहुत सारे लोग कहते हैं आमरण अनशन कर दो। तो आज मैं आपसे पूछता हूं, क्योंकि ये सब आइडिया तो कर चुके हैं, बुजुर्ग आदमी है, रेल तो रोक नहीं सकते, जाम तो लगा नहीं सकते, बहुत सारे। हाँ, अगर ये युवा इकट्ठे हो जाएं जो नौकरी कर रहे हैं तो ये नौकरी का डर होगा इनको, ये भी नहीं खड़े होंगे तो खड़ा होगा कौन? कुर्बानी देगा कौन? तो सबसे पहला काम है कि लीडर निकले। अगर लीडर नहीं निकलेंगे पेंशनर आपके बीच में से वो बिरले लोग नहीं निकलेंगे जो आपकी आवाज उठाएं, तो कैसे सफलता मिलेगी? तो आप मुझे बताओ कि अब मैं 2026 में क्या करूं? अब ये मेरा प्रश्न है आपसे, मैं 2026 में क्या करूं? क्योंकि मैंने बहुत सारे आइडियाज किए और वो आंशिक रूप से सफल भी हुए। ऐसा नहीं कहूंगा कि मैं दूसरी जगह मणिपुर में सफल हो जाता है वही आइडिया, लेकिन पेंशनर के लिए सफल नहीं होता। नोटा का आइडिया था, काफी हद तक सफल हुआ, लेकिन उसमें बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी को समझ में तो आ गया कि हेर फेर हो रहा है, लेकिन अभी भी वो कह रही है क्या ही कर लेंगे, क्योंकि जो सत्ता में वो जीतता जा रहा है और जो विपक्ष है वो आपकी बात नहीं उठा रहा। विपक्ष को समझ में नहीं आ रहा कि पेंशनर को साथ ले लें और पेंशनर का मुद्दा बनाएं। तो ये सब कोई मुद्दा नहीं बना रहे, तो हमें अपना मुद्दा खुद बनाना पड़ेगा। तो या 2026 में मैं कैसे ध्यान आकर्षण करूं लोगों का, क्या करूं? क्योंकि मुझे लग रहा है कि आइडियाज, ऐसा नहीं है कि मेरे दिमाग में ही आइडियाज आते हैं, आइडिया हर व्यक्ति के दिमाग में आते हैं और आपके भी दिमाग में कुछ ना कुछ आइडियाज आ रहे होंगे। तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, आप लोगों को बताना है कि आगे हम कैसे तैयारी करें, क्या आइडिया लाएं, क्या तरीका लाएं, क्या सोच लाएं, क्या उपाय लाएं कि अब हमें हमारा हक और अधिकार मिल जाए। पेंशन बढ़ेगी, पेंशन बढ़ेगी, पेंशन बढ़ेगी, 101% बढ़ेगी, लेकिन ये टाल रहे हैं। ये इनका कोशिश है, मुझे तो लगता है प्रधानमंत्री की साजिश है कि 2029 में होगा चुनाव, तो 2029 तक खींच के ले जाएं।
क्यों? क्योंकि उन्हें चुनाव से पहले शायद बढ़ा देंगे पेंशन 1000-2000 और वोट ले लेंगे। अभी तो कोई इनको ऐसा चुनाव है नहीं पास में। और ये सब तो EPS 95 का पेंशन का मुद्दा तो स्टेट का मुद्दा नहीं है, ये तो देश का मुद्दा है। तो इनको लगता है कि इलेक्शन से 5-6 महीने पहले कुछ बढ़ा देंगे 2029 से पहले और फिर वोट ले लेंगे, तो शायद उस समय लोग वोट भी दे देंगे। तो इनको तो अभी कोई रीजन दिख नहीं रहा है। तो 2029 से पहले कैसे को 2029 तक बहुत सारे लोग अपना जीवन त्याग देंगे, अपना जीवन छोड़ देंगे, तो उनका कैसे जीवन बचे, ये बहुत जरूरी है। अगर 2029 के चक्कर में रहे हम तो मुझे नहीं लगता कि हमारा काम बनेगा। तो उससे पहले हमें खड़ा होना पड़ेगा, उससे पहले आइडिया लेना पड़ेगा और कुछ ऐसा मूवमेंट बनाना होगा, कुछ ऐसा करना होगा। 2029 नहीं, 2026 और 2026 के इसी बजट सत्र में जो फरवरी में शुरू होगा, इसी में हमारा काम हो जाए। मैं इस उम्मीद के साथ, कुछ योजना आपके दिमाग में हो तो बताइए। अब हमारे पास समय नहीं है, हमें एकदम क्विक प्लान चाहिए। प्लान आप लोग दोगे। एक और आपको खबर बता दूं कि एक बहुत बड़ी हड़ताल की भी प्लानिंग हो रही है। मजदूर वर्ग खड़ा हो रहा है सरकार के खिलाफ, जो कि बजट सत्र के आसपास हड़ताल करेगा। उसी और बहुत सारी चीजें होंगी, उस समय घेरा जाएगा सरकार को। तो उसमें हम लोग क्या करें, कैसे करें, आगे करें और आगे बढ़ें कि हम अपना हक और अधिकार सुनिश्चित कर पाए, क्योंकि बहुत ज्यादा सरकार के खिलाफ असंतोष आएगा। नए श्रम कानून भी लाई है सरकार, बहुत सारी चीजें लाई है। अब हमें क्या करना है, आप आइडिया कमेंट बॉक्स में बताओ। मैं बराबर ये कोशिश कर रहा हूँ कोई आइडिया मिले, ऐसा जेनरिक आइडिया मिले जिससे हमें जल्दी से जल्दी, क्योंकि 2029 का इंतजार नहीं करेंगे। हमें अभी ही अगर कुछ नहीं मिला तो शायद 2029 तक हमारे हजारों लाखों पेंशनर अपने जीवन से को कष्टों में बिताते हुए, अपने जीवन की को दुख में जीते हुए अलविदा हो जाएंगे। हम नहीं चाहते उनका बुढ़ापा कष्ट में बीते। आपको क्या लगता है? क्योंकि मैं बराबर आपसे उम्मीद कर रहा हूं कि आपके पास भी दिमाग है, आपके पास भी आइडिया है। बस वो आइडिया, एक आइडिया दुनिया बदल सकता है। मुझे आइडिया चाहिए, क्विक आइडिया चाहिए, ऐसा देना जो आइडिया एक तरीके से, बहुत सारे आइडिया दे देते हैं जो हो ही नहीं सकता। जो आइडिया फीजेबल हो, जो आइडिया व्यवहारिक हो, जो आइडिया किया जा सकता हो। संकेत मैंने दे दिया कि बजट सत्र तक क्या क्या होने वाला है। आप उसमें कुछ जुगाड़ बनाओ, कुछ आइडिया बताओ और मैं आपके लिए तैयार हूं आपकी आवाज उठाने को। ये मत समझना कि मैं अलग विषयों पर वीडियो बना रहा हूं तो पेंशनर का मुद्दा मैंने ठंडे बस्ते में डाल दिया है। गहन चिंतन और मनन चल रहा है, थिंकिंग चल रही है। कुछ अधपके सवाल मेरे जेहन में भी हैं, बहुत सारी चीजें मेरे दिमाग में भी चल रही हैं, लेकिन आपके दिल में क्या चल रहा है, आपका विचार और मेरा विचार जब एक हो जाएगा और हम दोनों मिल जाएंगे तो जरूर इतिहास बनेगा और हम दिखाएंगे कि जिस तरह से हमने देश को चलाया, जिस तरह से परिवार को चलाया, उस तरह से हम अब देश में फैसला करेंगे। हम जो बुजुर्ग हैं वो फैसला करेंगे, जो पेंशनर हैं वो फैसला करेंगे कि उनका हक और अधिकार कैसे सुनिश्चित हो। EPS 95 की आवाज बुलंद रहेगी और उसका हक और अधिकार मैं कोशिश करूंगा मिल जाए। और नए आइडिया के साथ, नए कलेवर के साथ 2026 की शुभकामनाओं के साथ मैं आपको कह रहा हूं, चिंता मत करिए, बस चिंतन करिए और चिंतन करने से हल निकलेगा, चिंता से नहीं। और ये झूठी खबरें, उसके जाल में मत फंसिए। झूठे, सबसे पहले तो झूठी खबरों का, झूठे नेताओं का त्याग करिए और गहन चिंतन करिए। मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में, उस सबको मिलाकर कहते हैं ना कि मंथन करेंगे और मंथन से अमृत भी निकलता है और विष भी निकलता है। विष तो बहुत निकला है, लेकिन अब अमृत निकालने की बारी है आप सबकी। आप अमृत निकालिए और पेंशनर्स को अवैधान, पेंशनर्स को अमर करिए, पेंशनर के मुद्दे को अमर करिए, क्योंकि पेंशनर की जो बात है वो बहुत जरूरी है, क्योंकि वो बुजुर्ग हैं, उनका हक और अधिकार सुनिश्चित हो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं मनोज सुराजी, देखते रहिए मिनी संसद। धन्यवाद।